सबसे पहले टीएमसी के लीडर मनोरंजन का ये स्टेटमेंट सुनिए। बांगाल में कहा अबे बांगाल में कुछ नहीं तो जा बिहार এখানে বসে আছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে বাঁচবো। তোদের এখানে থাকতে কে বলেছে? থাকবি এইখানে, খাবি এইখানে, আর এখানে বসে বলবি বাঙাল মে কাবা। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে এক বিহারি সব বিমারি, বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। एक बिहारी 100 बीमारी। अब दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसा अब शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है। वहीं दोस्तों यहां तक इंटरनेट में एंटी बिहार सेंटीमेंट लिखकर सर्च करेंगे तो वहां आपको बिहारी के ऊपर एक पूरा आर्टिकल नजर आएगा। अब होता क्या है कि जब बाहर के लोग जब बिहारी वर्ड सुनते हैं तो उन्हें वहां के लोकल लोग के मन में बिहारियों के लिए एक कॉमन सोच होती है कि ये क्रिमिनल, रेपिस्ट, गुंडा या मवाली होगा। लेकिन अब आप यहां पर यह बोलेंगे कि नहीं भाई, हर इंसान ऐसा थोड़ी होता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, हर जगह नहीं होता, क्योंकि बिहारियों के लिए जो सबसे ज्यादा हेट देखने को मिलती है वो नॉन हिंदी स्टेट्स में है, जहां के लोग हिंदी से ज्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोलकाता, दिल्ली या महाराष्ट्र जाओगे तो वहां आपको पता लगेगा कि इन स्टेट में बिहारियों को नीची नजरों से देखा जाता है। और अब तो हाल यह है कि आपको इंटरनेट पे कई मेम्स भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां बिहारी वर्ड को एज गाली यूज किया जाता है। अब तो दोस्तों बिहारियों से लोग किस तरह चिढ़ते हैं ये आप 7 महीने पहले की न्यूज देख लीजिए। केरल में चोरी के आरोप में बिहार से आए प्रवासी मजदूर को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, और दोस्तों वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि राजेश मांझी पर चोरी का आरोप था, एक ऐसा आरोप जो कि कभी सच साबित नहीं हुआ था, और केरला की जनता ने इसकी सजा उस वर्कर को मौत के रूप में दे दी। लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि बिहार माइग्रेंट्स का यह हाल सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी बिहार माइग्रेंट्स पर हमले की खबर आती रहती है। अब दोस्तों ये हेट्स बिहारियों के प्रति कोई आज से नहीं बल्कि ये कई सालों से चलती आ रही है। दोस्तों अब अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री को देखें तो यह सिर्फ एक इकलौता कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन वाला केस नहीं है। जैसे अभी बिहारियों को बुरी नजर से देखते हैं ऐसे पहले गुजराती के लोगों को हेट किया करते थे। अब दोस्तों सन 1959 का इंडिया का यह मैप देखो, उस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट हुआ करता था जिसको हम स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से जानते थे। अब ऐसे टाइम पे सिचुएशन ये थी कि जो इंसान कच्छ में रह रहा था और जो इंसान नागपुर में रह रहा था वो दोनों ही टेक्निकल बॉम्बे में ही रेसिडेंट थे। अब ऐसा सिचुएशन में गुजराती को ऐसा लग रहा था कि वहां की इकोनॉमी को बढ़ाने में उनका मेजर रोल होते हुए भी उनका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्रियन लोगों का ऐसा लगता था कि सारे जॉब्स और बिजनेस पे होल्ड गुजराती का ही है, हमारा तो है ही नहीं। और इसलिए साल 1960 में इन दोनों की स्टेट को लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान के बेसिस पर अलग कर दिया गया। अब इससे सेपरेशन स्टार्ट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन उन गुजरातियों का जो महाराष्ट्र में रह रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। जी हां दोस्तों, साउथ इंडियन 1960 में महाराष्ट्र में लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ मतलब साउथ इंडियन को यहां से भगाओ ऐसा कैंपेन चला रहे थे। इन सब के पीछे का मेजर रीजन उस वक्त महाराष्ट्र में बढ़ रही माइग्रेटेड साउथ इंडियन पॉपुलेशन थी, और ये एक कम्युनिटी एक टाइम पे हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का क्लियर कट एग्जांपल है। लेकिन आज की इन दोनों केसेस में हमें सीवियर रिपोगेशन नहीं दिख रहे हैं। अब आप किसी भी गुजराती को ले लो या भी किसी भी साउथ इंडियंस को ले लो, उनके खिलाफ इतना सीवियर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जितना बिहारी कम्युनिटी फेस कर रही है। एंड इसके पीछे का मेजर रीजन तो यह हो सकता है कि गुजरात और पारसी कम्युनिटी इकोनॉमिकली काफी स्टेबल है एंड साउथ इंडियंस के होटल्स तो अच्छे खासे चलते हैं, पर ऐसा एडवांटेज अनफॉर्चुनेटली बिहारियों के पास नहीं है। इनफैक्ट आज इंडिया में बिहारियों को लेकर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इतना ज्यादा इग्नोरेंट है कि बिहारीज के बारे में बहुत ही हार्मफुल जोक्स का यूज होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार ऐसा नहीं, बिहार के लोगों को बुरी नजर से नहीं देखा जाता था क्योंकि हिस्टोरिकली बिहार बहुत पावरफुल। बिहार के लोग बड़ा प्राउड होते थे अपने स्टेट को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर, और जब भी बात आती थी कि बिहार इतना पीछे क्यों होता है तो लोग बड़ा डिफेंस मोड में आ जाते थे। ये कहने लगते थे कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी तो बिहार से ही निकलते हैं, और कैसे बिहार में आकर
गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। अशोक और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बनाए, उनकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी। यानी कि पटना वही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, वो भी पटना में पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वो भी तो यहीं पे है। लेकिन प्रॉब्लम भी तो यही है कि सारी बातें बस हिस्ट्री है। आज का बिहार कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम बिहारी लिटरेसी रेट देखें तो इंडिया में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का ही है। जी हां दोस्तों, 61.80%। और वहीं हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार की है, 3.1%, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है बिहार में। आपने अगर बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेन को देखा होगा तो इस प्रॉब्लम का आइडिया होगा, कैसे भर भर के लोग उसमें जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब किसी स्टेट के अंदर है तो वो भी बिहार में। ऐसा ही और भी पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है। फिर गवर्नमेंट की भी अच्छी पॉलिसीज नहीं है, जिनकी वजह से गरीब गरीब ही रह जा रहा है, और गरीबी की वजह से इंसान मजबूरी में माइग्रेट करता है। पर अगर आप देखो तो कोई इंसान माइग्रेट करता क्यों है? अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसे के लिए। पर प्रॉब्लम यह है कि यही लोग जब वापस जाते हैं तो कास्ट या फिर जात के ऊपर वोट डालते हैं। आज भी बिहार पॉलिटिक्स में रोटी, कपड़ा, मकान और जातिवाद के ऊपर बात होती है, ना कि डेवलपमेंट के ऊपर। जो भी मिनिस्टर जिस भी कास्ट का जीत के आता है वह अपने ही कास्ट के लोगों को ज्यादातर अपनी सरकार में रखता है। तो अगली बार दूसरी कास्ट का इंसान जीत के आते हैं और वो अपनी कास्ट के लोगों को अपनी सरकार में हिस्सा दे देते हैं, और ये सिलसिला एक साइकिल की तरह चलता रहता है और बीच में बिहार बर्बाद हो रहा है। वहीं दोस्तों, अब अगर इन ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हर 100 रुपए की जो सेंटर बिहार में कलेक्ट करती है उसके ऊपर 219 रुपए खर्च करती है। बेसिकली होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से पैसे कलेक्ट करती है, फिर जिस भी स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी होती है, ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उस बेसिस पर इक्वल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। पर यहां एक छोटी सी दिक्कत है, साउथ इंडियन स्टेट अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बट उनको सेंटर की तरफ से काफी कम पैसा एलोकेट किया जाता है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो हर 100 रुपए कलेक्ट करने में तमिलनाडु के रिटर्न सेंटर में सिर्फ 19 रुपए मिल रहे हैं और महाराष्ट्र को सिर्फ 13 रुपए मिल रहे हैं। इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट को यह बोलती है कि हमारे स्टेट का पैसा बिहार और यूपी के ऊपर खर्च क्यों हो रहा है, जबकि यह स्टेट सालों से वैसे के वैसे ही हैं। अब जो डाटा मैंने आपको दिखाया, यह डाटा बड़ा यूजफुल बन जाता है इलेक्शन के टाइम पे। अब इस सिचुएशन में अपनी कमाई को छुपाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के लिए किसी और को विलन बना देती है, जैसे बिहार और यूपी वाले यहां पर विलन बन जाते हैं। इसमें पॉलिटिशियन का कहना होता है कि ये लोग हमारे स्टेट में आकर हमारी जॉब्स खा रहे हैं, हमारे स्टेट में गंदगी फैला रहे हैं और क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, और हम इनको इतना पैसा दे रहे हैं, इसके बाद भी यह स्टेट डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहीं दोस्तों, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने तो यहां तक यह भी बोल दिया था कि गोवा को पटना के साथ रेलवे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना भिखारी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। जब दोस्तों इस सिचुएशन में नेता लोग तो हेट स्पीच देकर वोट बैंक भर रहे हैं, अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले बिहारियों का जीवन स्टेट के लोगों तबाह कर देते हैं और अपने साथ हो रहे अन्याय और अपराध का दोषी वो बिहार के लोगों को ही मानने लगते हैं। अब दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग बढ़ जाएंगे तो वहां के लोकल्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, और इसी बात का फायदा नेता उठा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आप सबको तो ये पता होगा कि आज के दौर की अगर बात करें तो हर एक चीज को ही पैसे से तौला जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसका उतना ही सम्मान होता है। लेकिन बिहार में रहने वाली 2.97 करोड़ फैमिलीज में से 94 लाख से भी ज्यादा परिवार महीने के सिर्फ 6000 या उससे कम कमाते हैं, और बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का यह भी एक बड़ा मेजर रीजन है, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले हरियाणा भी कुछ इसी तरह का स्टेट हुआ करता था। कोई भी उस स्टेट या फिर वहां के लोगों के रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब वहां के किसान अमीर होने लगे और फिर अचानक से लोगों का माइंडसेट उनके लिए बदल गया। हरियाणवी एक्सेंट बोलना आप बहुत ही कूल लगने लगा, वहां की वेशभूषा, और लोग जमीन से जुड़े रहने लगे। ऐसे में अगर बिहार भी अगले 15 से 20 साल में डेवलपमेंट हो गया तो आप बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे
तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें बिहारी बोली सुपर कूल लगने लगेगा और पूरा देश उनके कल्चर की अलग अलग चीजों को अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद ना बिहारी अब शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही इन्हें रोजगार छीनने वाला परदेश से कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए ना सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिकों को बड़े बड़े स्टेप लेने होंगे। कास्ट और जातिवाद से निकलकर एजुकेशन, डेवलपमेंट और रोजगार की बातें करनी होगी। सरकार से सवाल करना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार अपने आप को बदल पाएगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिहार के सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।